स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 2023, स्थान राजस्थान के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित राजपुर हेरिटेज होटल। राजपुर हेरिटेज होटल को पहले राजपुर हवेली के नाम से जाना जाता था। 1856 में बनी इस हवेली में अब तक न जाने कितनी कहानियां दफन थीं, पर इन सबसे ऊपर एक नाम था, कमरा नंबर 7। इस कमरे के बाहर एक मोटा ताला पड़ा था और उस पर धूल की मोटी परत। होटल के बाकी कमरों में चहल पहल थी, पर 7 नंबर कमरे के पास कोई नहीं जाता। होटल का स्टाफ भी रात में उस ओर नहीं जाता था। एक दिन आरव मेहरा, एक क्राइम और पैरानॉर्मल पत्रकार, होटल में आता है। वो भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग करता है और उसकी यूट्यूब सीरीज सच या शाप बहुत फेमस है। मैं इस होटल की सच्चाई जानना चाहता हूं, खासकर कमरा नंबर 7 की, उसने रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर से कहा। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, वो कमरा सालों से बंद है। कई बार लोग गए पर वापस नहीं आए। आप क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हैं? आरव मुस्कुराया। कभी कभी सच जानने के लिए डर की दीवार लांघनी पड़ती है। उसी रात आरव अपने कैमरे के साथ होटल में रुकता है। बाकी मेहमानों को दूसरे हिस्सों में रखा गया है। आधी रात को वह ताला तोड़ता है और कमरा नंबर 7 का दरवाजा खोलता है। कमरे में घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी ताम्र लिपि जैसी लिपि में कुछ लिखा था जिसे आरव समझ नहीं पाया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है और कैमरा अपने आप चालू होकर स्टैटिक दिखाने लगता है। कौन है वहां? आरव चिल्लाता है। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी सी आवाज, तू भी आ गया। और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरा नंबर 7 का दरवाजा जैसे ही चरमराते हुए खुला, एक तेज बांसी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध आरव की नाक में घुस गई। उसके हाथ में पकड़ा कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर चुका था, पर स्क्रीन पर हल्की सी स्टैटिक लहर दौड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य तरंगें कैमरे की लेंस से टकरा रही हों। कमरे में घुप अंधेरा था। केवल बाहर की हल्की चांदनी उस दरार से भीतर झांक रही थी जहां दरवाजा पूरा बंद नहीं होता था। आरव ने अपनी टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पीली पपड़ी सी पड़ी थी, मानो सदियों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। कमरे की एक दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, किसी अज्ञात भाषा में जो संस्कृत जैसी तो थी पर पूरी तरह से समझ से बाहर। आरव ने धीरे से बुदबुदाया, ये तो किसी तांत्रिक लिपि जैसी लग रही है। कमरे में एक कोना था जहां धूल से ढका एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। उस पर जाले लगे थे, पर उसमें अजीब बात यह थी, उस संदूक के ऊपर धूल साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। आरव ने हल्के हाथों से उसका ढक्कन उठाया। चर्र, भीतर एक मोटी सी किताब पड़ी थी, चमड़े की जिल्द, जिस पर भी वही अजीब लिपि उकेरी गई थी। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छुआ, कमरे में मौजूद टेबल का बल्ब जो टूटा हुआ था एक बार के लिए जल उठा। टिक टिक टिक। कमरे की घड़ी उलटी दिशा में चलने लगी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो किताब लेकर तेजी से पीछे हटा। तभी पीछे की दीवार से एक तेज चीख गूंजी, बाहर निकल जा। आरव चौंक कर पलटा। कोई नहीं था। उसी समय कमरे का दरवाजा जो अध खुला था, जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कैमरे की स्क्रीन पर किसी लड़की का चेहरा झलक गया। सिर्फ एक पल के लिए उसका चेहरा अध जला हुआ था। आरव की सांसें तेज चलने लगीं। उसने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। वो किताब लेकर कमरे की खिड़की की ओर भागा। खिड़की पर मोटे सरिये लगे थे जो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं देते थे। तभी कमरे में एक और आवाज आई, तू भी आ गया? क्या तुझे भी मोक्ष चाहिए? आरव थरथराने लगा। उसने किताब को खोलने की कोशिश की, पर उसका पहला पन्ना खून के छींटों से सना था। उस पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था। जिसने इसे पढ़ा, उसका अंत प्रारंभ हो गया। और उसी वक्त कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगीं। किसी ने कमरे के अंदर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, जबकि आरव अकेला था। थक थक थक। कौन था? कमरा नंबर 7 अब पूरी तरह से जाग चुका था।
कमरा नंबर 7 अब मानो सांस ले रहा था। दीवारें कुछ फुसफुसा रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, सड़ी हुई मांस की। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथ में वह चमड़े की पुरानी किताब थामे। बाहर रात गहराती जा रही थी और भीतर समय जैसे किसी और दिशा में बह रहा था। उसने किताब के पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर खून से सना वह वाक्य अब भी चमक रहा था। जिसने इसे पढ़ा उसका अंत प्रारंभ हो गया। दूसरा पन्ना खुला। 28 जुलाई 1932 रात्रि का तीसरा प्रहर। मैं राजा विक्रम सिंह यह लिख रहा हूं क्योंकि मुझे डर है जो मैंने किया है उसका प्रायश्चित कभी नहीं होगा। आरव चौंक गया। ये कोई साधारण किताब नहीं, राजा विक्रम सिंह की निजी डायरी थी। पन्नों में दर्ज थीं कुछ ऐसी बातें जो सिरे से कल्पना जैसी लगती थीं। वह पहली बार सावन की पूर्णिमा पर आई थी। उसका नाम चंद्रिका था। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो पूरा आकाश उसके भीतर समाया हो। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जंगल से आई थी और उसके साथ आती थी एक रहस्यमयी सुगंध। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे अपनी रानी बनाना चाहा, पर दरबार के तांत्रिक धर्मनाथ ने चेताया, वह एक नाग कन्या है महाराज। उसका साथ पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर एक रात सब बदल गया। हवेली में हवन हुआ। धर्मनाथ ने यज्ञ में चंद्रिका को बांध दिया। वह चिल्लाती रही, पर सबने कहा यह आवश्यक है। मैं बेबस देखता रहा। उसी रात मैंने कमरा नंबर 7 में उसे आखिरी बार देखा। आरव के हाथ कांपने लगे। डायरी के अगले पन्ने पर खून के धब्बे फैले हुए थे, पर जो कुछ लिखा था वह और भी डरावना था। पर वह मरी नहीं। चंद्रिका की आत्मा अब इसी कमरे में कैद है। धर्मनाथ ने जो तंत्र क्रिया की वह अधूरी रह गई और अब हर पूर्णिमा को वह जागती है। जो भी इस कमरे में आता है उसका शरीर उसे चाहिए ताकि वह पूर्ण हो सके। एक आखिरी पंक्ति, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहो। चंद्रिका तुम्हें पहचान चुकी है। वह अब तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। धड़ाम। अचानक कमरे में बाईं दीवार का पुराना अलमारी अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी सफेद साड़ी लटकी हुई थी और जमीन पर गिरा था एक कंगन। कंगन पर नाम खुदा था, चंद्रिका। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, वही लाल अक्षरों में, मैं अधूरी हूं। दीवार से टपकता लाल रंग अब खून जैसा लगने लगा था। कमरा नंबर 7 अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक पिंजरा था जिसमें आत्मा नहीं, एक अधूरी बदला लेने वाली शक्ति कैद थी। कमरा नंबर 7 की हवा अब भारी हो चुकी थी। आरव का दम घुटने लगा था। किताब की आखिरी पंक्तियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह अब तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसका हाथ ठंडे बर्फ जैसा हो गया। दरवाजा हिल तो रहा था, पर खुल नहीं रहा था। छोड़ दो मुझे, एक धीमी कराहती सी लड़की की आवाज उसके ठीक कान के पास गूंजी। आरव चौंक कर पीछे पलटा। वह अकेला था। कमरे की अलमारी में अब हलचल होने लगी थी। वही अलमारी जिसमें चंद्रिका की सफेद साड़ी टंगी थी। अब वो साड़ी हवा में हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। और तभी, कृपया मेरी बात सुनो। वही आवाज, इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट। आरव ने कांपते हुए कैमरा उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही कैमरे की लाइट अलमारी पर पड़ी, वहां एक छाया उभरी, एक लड़की की, जिसका चेहरा अधूरा था, जैसे आधा चेहरा जला हुआ हो और आधा आज भी जीवित। तुम मुझे देख सकते हो? उसने पूछा। आरव की आवाज सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हां में सिर हिला दिया। मैं चंद्रिका हूं। उन्होंने मुझे जलाया, आधा जीवित छोड़ा, अधूरी आत्मा बना दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब तक इस कमरे में कैद है। कमरे की दीवारें एक बार फिर से थरथराईं। मुझे मुक्ति चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेरा कार्य पूरा करना होगा। कैसा कार्य? आरव ने कांपते हुए पूछा। चंद्रिका की आंखें चमक उठीं। जो अधूरा यज्ञ धर्मनाथ ने किया था उसे पूरा करो, वरना अगली पूर्णिमा तक मैं पूरी तरह तुम्हारे भीतर समा जाऊंगी। आरव पसीने में तरबतर हो चुका था। कहां करना होगा ये यज्ञ? जहां मुझे जलाया गया, इसी हवेली के तहखाने में।
वहां अग्निकुंड अब भी है। वही मेरा अंत था, वही मेरा मुक्ति द्वार बन सकता है। लेकिन लेकिन क्या? वहां धर्मनाथ अब भी है, जिंदा नहीं, पर मरा भी नहीं। वो मेरी आत्मा को पिंजरे में कैद रखे है। तुम्हें उससे लड़ना होगा। अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ एक धीमी नीली रोशनी कमरे के कोने से निकल रही थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चंद्रिका की आवाज हवा में गूंज रही थी। पर याद रखना, अगर यज्ञ अधूरा रहा तो तुम्हारा शरीर मेरा नया पिंजरा बन जाएगा। आरव ने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। कमरा नंबर 7 ने अब आरव को सिर्फ कैद नहीं किया था, बल्कि उसे एक आत्मा की मुक्ति का माध्यम बना दिया था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हवेली के बाहर तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं और भीतर आरव की सांसें तेज थीं। दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। मुझे नीचे जाना होगा, उसने खुद से कहा। हाथ में टॉर्च और वह पुरानी डायरी थामे वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, जैसे उन्हें कोई बोझ सहने की आदत नहीं रही हो। हवा में एक अलग ही नमी थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो। बाएं मुड़ो, चंद्रिका की फुसफुसाती आवाज आरव के कानों में गूंजी। वो उस तरफ मुड़ा। एक टूटा हुआ लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर जले हुए हाथों के निशान थे, काले, कुरूप, डरावने। आरव ने दरवाजा खोला और एक तेज सड़ांध उसकी नाक में भर गई। तहखाने का वह भाग एक गुफा जैसा था। दीवारों पर झूलते पुराने लालटेन, कुछ टूटी मूर्तियां और बीच में एक अधजला यज्ञकुंड। आरव पास गया। यज्ञकुंड की राख अब भी गर्म थी, मानो कोई कुछ घंटे पहले ही आग जलाकर गया हो। यहां मुझे बांधा गया था। चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। अब वो साफ दिख रही थी। उसका आधा चेहरा अब भी अधजला था, मगर आंखें वह अब भी जीती जागती लगती थीं। क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? आरव ने पूछा। अगर डर से ऊपर उठोगे तो हां, पर उससे पहले। चंद्रिका ने इशारा किया। तहखाने के एक कोने में जंग लगे ताले से बंद एक लोहे का बक्सा रखा था। आरव ने उसे खोला। भीतर एक तांत्रिक वस्त्र, यज्ञ की लकड़ियां, लाल धागे, चंदन और एक रक्त से सना तांत्रिक त्रिशूल पड़ा था। यह धर्मनाथ का है। उसी से यज्ञ शुरू हुआ था और उसी से पूरा होगा, चंद्रिका बोली। आरव ने त्रिशूल उठाया। अचानक दीवारें कांप उठीं और तहखाने की जमीन से एक भारी साया उठ खड़ा हुआ। धर्मनाथ! चंद्रिका चीखी। वह एक सड़ी हुई मगर अब भी ताकतवर तांत्रिक आत्मा थी। बड़े बड़े जटाझूट, काली आंखें और शरीर पर भस्म के धब्बे। इस यज्ञ को कोई नहीं पूरा कर सकता। उसकी गूंजती आवाज ने तहखाने को हिला दिया। आरव डगमगाया, लेकिन चंद्रिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। त्रिशूल जलाओ, मंत्र पढ़ो। आरव ने कांपते हुए त्रिशूल को यज्ञ कुंड की राख में रखा। चंद्रिका की आत्मा ने उसके सामने अपनी हथेली फैलाई। वह धीरे से जल उठी, बिना आग के, नीली लौ में। त्रिशूल अब जल रहा था। धर्मनाथ गुस्से से गुर्राया, रुक जा बालक, ये शरीर अब तेरा नहीं रहेगा। और तब यज्ञ शुरू हुआ। आरव ने डायरी से मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा में घुंघरुओं जैसी आवाजें गूंजने लगीं। चंद्रिका के बाल उड़ने लगे और उसकी अधूरी आत्मा धीरे धीरे यज्ञ कुंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। धर्मनाथ अब हवा में उड़ रहा था। जमीन से कई हाथ निकलने लगे, मानो आत्माएं उसे रोकने को जाग रही थीं। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ा, AUM अग्नि चंद्रात्मने स्वाहा, और त्रिशूल को यज्ञ कुंड में फेंका। धड़ाम! एक तेज विस्फोट हुआ। तहखाना कांप उठा और धर्मनाथ की आत्मा चीखती हुई जल उठी। नहीं, नहीं, ये अधूरा ही रहना था। धुआं चारों ओर फैला और फिर सब शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, चंद्रिका की आत्मा उसके सामने थी, पहली बार मुस्कुराती हुई, पूरा चेहरा सुंदर और शांत। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और उसकी आत्मा एक चमकदार नीली रेखा बनकर हवा में विलीन हो गई। तहखाना शांत था। यज्ञ पूरा हो चुका था। धर्मनाथ का अंत हो चुका था। लेकिन क्या कमरा नंबर 7 अब सच में शांत हो गया था, या फिर कुछ और अधूरा अभी भी बाकी था?
यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी। तहखाने की हवा अब स्थिर थी, लेकिन आरव का मन अशांत। चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, फिर भी कमरे नंबर 7 की दीवारें अब भी कुछ कह रही थीं। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, न सुकून की न डर की, बल्कि किसी प्रतीक्षा की। आरव जैसे ही तहखाने से बाहर निकलने को हुआ, उसने देखा दाएं कोने में दीवार थोड़ी अलग है, जैसे किसी ने उसे बाद में बनाया हो। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। दीवार की एक ईंट पर हल्की सी आकृति बनी थी, 3 वृत्त एक त्रिभुज के भीतर। वो आकृति ठीक वैसी थी जैसी चंद्रिका की डायरी के अंतिम पृष्ठ पर बनी थी। आरव ने हल्के से उस ईंट को दबाया। धड़ाक! दीवार कांपी और पीछे सरक गई। वहां एक पतली सी सुरंग थी, काली, नम और अंधकारमयी। यह क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अचानक हवा में चंद्रिका की आखिरी आवाज गूंजी। मेरी मुक्ति केवल शुरुआत थी, असली बंधन तो उस द्वार के पार है। आरव समझ गया, यह दूसरा द्वार है, वास्तविक शाप की जड़। हिम्मत करके वह सुरंग में घुस गया। रास्ता संकरा था, सांप जैसे बल खाता हुआ। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे, जैसे किसी ने यहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। कुछ ही मिनटों बाद वह एक गोल कमरे में पहुंचा। बीचों बीच फर्श पर एक बहुत पुराना लोहे का भारी ताबूत रखा था, जिस पर लिखा था, शाप का मूल, रक्षक का शव। आरव ने जैसे ही ताबूत के पास कदम रखा, चारों दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल उठे। कमरे की छत पर एक शिलालेख चमक उठा, जिसने आत्मा को मुक्त किया वही रक्षक के द्वार पर पहुंचेगा। लेकिन क्या वह उसकी सच्चाई जान पाएगा? तभी ताबूत में हलचल हुई। आरव पीछे हट गया। धड़क धड़क, लोहे के ढक्कन के भीतर से धड़कन की आवाज आ रही थी, और फिर धड़ाम, ताबूत का ढक्कन खुला। भीतर था एक आदमी का शव, जो सदियों पुराना होते हुए भी आज ताजा लग रहा था। उसके माथे पर वही त्रिकोण चिन्ह था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। आरव ठिठक गया। उस शव ने उसका नाम कैसे लिया? तू ही अंतिम उत्तराधिकारी है, शव की आवाज आई। तेरे ही रक्त में वह शक्ति है जो इस शाप को तोड़ सके। आरव अब डर से ज्यादा जिज्ञासा में था। कौन था तू? शव की आंखें खुल गईं। वे बिल्कुल वैसी थीं जैसे चंद्रिका की, चमकदार नीली। मैं रक्षक हूं, धर्मनाथ से पहले का, वही जिसने इस हवेली को पहली बार शुद्ध किया था। लेकिन जब चंद्रिका को जलाया गया, मैं स्वयं शापित हो गया। अब मुझे मुक्त करने का समय है, पर इसके लिए तुझे खुद को उस कमरे को सौंपना होगा, कमरा नंबर 7 को। आरव को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या मतलब? तू नहीं समझेगा। जब तू कमरे में दोबारा प्रवेश करेगा, तब तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक होंगी, और तभी शाप टूटेगा। पर इससे क्या होगा? हवेली मुक्त होगी, लेकिन तू इस संसार में न रहेगा। आरव चुप हो गया। कमरा नंबर 7 अब उसे बुला रहा था। फिर से आरव वापस हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हर सीढ़ी अब भारी लग रही थी। एक ओर भय था, दूसरी ओर एक रहस्यमयी खिंचाव, मानो कमरा नंबर 7 अब उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे किसी मां की गोद में लौटता हुआ खोया हुआ बच्चा। वह उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, वही दरवाजा जिसे पहली बार छूते ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि पूरा कमरा नीली रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर वो सारी छायाएं अब स्पष्ट थीं। धर्मनाथ, चंद्रिका और वो तमाम आत्माएं जिन्हें इस कमरे ने निगल लिया था। मगर बीच में खड़ा था वही रक्षक जिसे आरव ने तहखाने में देखा था। अब वह जीवित था। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। बस एक आखिरी निर्णय, तेरे यहां कहते ही यह कमरा मुक्त होगा। आरव ने पूछा, क्या चंद्रिका की आत्मा सच में मुक्त हो चुकी है? हाँ, लेकिन अधूरा शाप उसे बार बार खींच लाएगा जब तक कोई उसकी जगह ना ले। आरव समझ गया। इसलिए तू मुझे पुकार रहा है? नहीं, रक्षक मुस्कुराया। कमरा तुझे पुकार रहा है, तू उसे समझता है, सहता है, और शायद अब तेरा ही समय है उसका हिस्सा बनने का। आरव ने आंखें बंद की। उसकी मां की आवाज, दोस्तों की बातें, पुराना जीवन, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। फिर
उसने कदम आगे बढ़ाया। कमरा नंबर 7 का फर्श अचानक चटकने लगा। दीवारें हिलने लगीं। नीली रोशनी धीरे धीरे लाल हो गई और जैसे ही आरव ने केंद्र में खड़े होकर हाँ कहा, पूरा कमरा भयंकर चीखों से भर गया। हर आत्मा, हर छाया, हर दुख एक विस्फोट के साथ निकल पड़ा। हवेली की छत फट गई, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और कमरा नंबर 7 ही जल उठा। पर जब सब शांत हुआ, कमरे के बीच में एक नई आकृति खड़ी थी, आरव की, मगर उसकी आंखें अब नीली थीं, बहुत नीली। उसने धीमे से कहा, अब मैं रक्षक हूं, कोई और न बंधे न मरे, यही मेरी सौगंध है। सुबह हवेली शांत थी। पुलिस आई, पत्रकार भी, मगर कमरा नंबर 7 अब बंद था। कोई उसमें दाखिल नहीं हो सका। दीवार पर बस एक नया शब्द उभरा था, मुक्ति, और नीचे एक नाम खुदा था, आरव मेहरा, अंतिम प्रवेश करता। हवेली शांत हो चुकी थी। चारों ओर घना सन्नाटा था। कमरा नंबर 7 अब वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों ने मान लिया कि वह शाप अब टूट चुका है। कुछ समय बाद उस हवेली को एक ट्रस्ट ने खरीद लिया और उसे एक संग्रहालय, म्यूजियम में बदलने का फैसला किया। भूतिया अतीत का इतिहास, यही नाम दिया गया। 15 साल बीत चुके थे। एक नई टीम दस्तावेजीकरण के लिए आई। उनके साथ थी एक युवा शोधकर्ता, सिया अग्रवाल, जो परछाइयों और आत्माओं पर रिसर्च करती थी। उसकी दिलचस्पी थी कमरा नंबर 7 की कहानी में, खास तौर पर आरव मेहरा के रहस्यमयी अंत में। सिया के पास आरव की डायरी की कुछ फोटोकॉपीज थीं, जो एक पुराने पत्रकार से मिली थीं। आखिरी पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था, अगर मैं लौटूं तो पहचान लेना, मेरी आंखों की नीली परछाई से। सिया को यह वाक्य हिला गया था। उस रात सिया अकेली ही हवेली में घूम रही थी। सब लोग जा चुके थे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, सिया। वह चौंक कर मुड़ी। कोई नहीं था। कमरे नंबर 7 की ओर देखा तो चौंक गई। दरवाजा खुला था। न कोई हवा चली, न कुंडी टूटी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे भीतर की ओर खुला जा रहा था। सिया ने कैमरा उठाया और वहां पहुंच गई। भीतर अंधकार नहीं था, बल्कि पूरा कमरा वैसा ही लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसमें रहना शुरू किया हो। मेज पर एक ताजा गुलाब रखा था, दीवार पर वही त्रिकोण चिन्ह, और कोने में रखी गई एक किताब जिसका नाम था वापसी। सिया ने किताब उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे की खिड़की से नीली रोशनी का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया ने पलट कर देखा। सामने कोई खड़ा था, एक लंबा युवक, साधारण कपड़े, मगर उसकी आंखें नीली थीं, बहुत नीली। आरव? सिया ने फुसफुसाकर पूछा। उसने सिर हिलाया, मगर मुस्कुराया नहीं। तुम वापस क्यों आए? उसने उत्तर दिया, मैं गया ही कब था। कमरा कभी खाली नहीं होता सिया, बस इंतजार करता है अगले सवाल पूछने वाले का। सिया की सांसें तेज हो गईं। तो अब क्या होगा? आरव ने किताब की ओर इशारा किया। वापसी अब शुरू हुई है। अब जो लिखेगा वही झेलेगा। और तभी कमरे की दीवारों से शोर उठने लगा। पुरानी चीखें, हंसी, भटकती आत्माओं की गूंज, सब लौट आए थे। कमरा नंबर 7 फिर जीवित हो चुका था। कमरा नंबर 7 अब फिर जीवित हो चुका था। सिया उस कमरे में फंसी हुई थी और उसके सामने खड़ा आरव अब महज एक इंसान नहीं, बल्कि कमरे का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। एक चेतन छाया जो जीवित प्रतीत होती थी, परंतु मृत्यु से परे थी। सिया ने कांपते हाथों से वापसी नामक वह किताब उठाई, और जैसे ही उसने अगला पृष्ठ पलटा, हर पंक्ति खुद उसके जीवन से मेल खाने लगी। वह आएगी जो जानना चाहती है, लेकिन उत्तर उसे बांध लेंगे। उसका नाम होगा सिया, और उसकी कहानी अब उसकी कलम से नहीं, कमरे की दीवारों से निकलेगी। सिया को चक्कर आने लगे। वह किताब नीचे गिरा बैठी। यह सब लिखा कैसे गया? उसने कांपते स्वर में पूछा। आरव मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें और गहरी नीली हो चुकी थीं। इस कमरे की दीवारें सोचती हैं, लिखती हैं, और जो भीतर आता है उसका अंत पहले ही तय हो जाता है। तो क्या मैं मर चुकी हूं? नहीं, आरव बोला, पर अब तेरा शरीर तुझे ज्यादा देर नहीं पहचानेगा। कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे नई इबारतें उभरने लगीं। सिया का नाम, उसके शोध का उद्देश्य, उसकी तस्वीरें, और अंत में एक नया शीर्षक,
परछाई की डायरी, सिया की जुबानी। कमरे के कोने में एक पुरानी टेबल अपने आप खिसक कर सामने आई। उस पर एक दवात, कलम और कागज रखे थे। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। अब लिख सिया, जो तेरे भीतर है वो बाहर आना चाहता है। सिया ने धीरे धीरे कलम उठाई और लिखना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला वाक्य लिखा, कमरा पूरी तरह बदल गया। दीवारों से डरावने चित्र मिट गए, आवाजें बंद हो गईं, एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन अब सिया की आंखें नीली हो चुकी थीं। वो अब बाहर नहीं जाएगी, वो अब सवाल पूछेगी नहीं, वो अब उत्तर देगी। कमरा नंबर 7 की नई रक्षक बन चुकी थी, एक लेखिका जिसकी डायरी में हर आत्मा की कहानी थी और अगली कहानी उसकी कलम से निकलेगी। कुछ दिनों बाद एक नया रिसर्चर हवेली में आया। उसने सिया के बारे में पूछताछ की। जवाब मिला, कोई सिया नाम की लड़की यहां कभी आई ही नहीं। मगर कमरे नंबर 7 के बाहर दीवार पर एक नई इबारत उभर चुकी थी, यदि उत्तर खोजते हो तो पहले सवाल बनो, पर याद रहे सवाल बनते ही तुम लौट नहीं सकोगे। कमरा नंबर 7 अब फिर शांत था, पर उसकी छाती में एक नई डायरी धड़क रही थी, परछाई की डायरी। कमरा नंबर 7 अब एक और आत्मा को निगल चुका था। सिया की परछाई की डायरी अब कमरे की नई धड़कन बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का अंत वही नहीं होता जहां वह रुकती है। कुछ मोहरे अभी चलने बाकी थे। 6 महीने बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉन नील राणा, जिन्हें पैरानॉर्मल घटनाओं की गहरी समझ थी, को एक गुप्त लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, कमरा नंबर 7 फिर खुला है, पर इस बार वह खुद जवाब मांग रहा है। नील को यह लिफाफा भेजने वाला कोई नहीं था, मगर हस्ताक्षर में सिर्फ एक नाम था। उन्हें याद आया, वर्षों पहले एक होनहार छात्रा थी, सिया अग्रवाल, जो अचानक लापता हो गई थी। अब नील का रुझान उस हवेली की ओर हो चला। हवेली पहुंचते ही कुछ बदला बदला सा माहौल महसूस हुआ। कोई धूल नहीं, कोई जाला नहीं, बल्कि लगता था जैसे हवेली जाग रही हो। कमरा नंबर 7 के बाहर एक नई पट्टिका लगी थी, सिर्फ वही प्रवेश करे जो अपनी कहानी खो चुका है। नील ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। भीतर कुछ नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक टेबल और एक खाली डायरी। डायरी पर लिखा था, अंतिम मोहर। जैसे ही नील ने डायरी छुई, कमरा अचानक बंद हो गया और हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, डॉ नील, अब आपकी बारी है। इस कमरे में जितनी भी आत्माएं आईं, सबने अपने प्रश्न लाए, मगर आपने उत्तरों से डर दिखाया था। अब लिखिए उस कहानी को जो आप छुपाते आए हैं। नील कांप उठा। वह जानता था ये कमरा अब उसे उसकी ही कहानी सुनाने वाला है। उसने डायरी खोली। पहला पृष्ठ पहले से भरा हुआ था। नील राणा, उम्र 29। साल 2003 में एक छात्रा सिया अग्रवाल को चेतावनी दी थी कि वह आत्माओं पर शोध न करे, लेकिन खुद हवेली के पहले दस्तावेज लेखक थे जिन्होंने कमरा नंबर 7 का पहला रहस्य दबा दिया था। अब अंतिम मोहर उनकी कलम से लगेगी। नील की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, वह बुदबुदाया। लेकिन कमरे की दीवारें बोलीं, क्षमा का समय नहीं, अब तुम्हारा सच इस डायरी में बंद होगा, और हमेशा के लिए। सुबह जब हवेली में ट्रस्ट का चौकीदार आया, कमरा नंबर 7 खुला मिला। टेबल पर एक और डायरी रखी थी, अंतिम मोहर, लेखक डॉ नील राणा, और उसके नीचे लिखा था, अब कमरा बंद किया जा सकता है जब तक कोई नया झूठ, नया प्रश्न, नया लालच इसे फिर से ना खोल दे। कमरा नंबर 7 अब नींद में है, मगर एक सांस अभी बाकी है, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस अगली कलम का इंतजार करती हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।